इसके लिए आज नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। हेल्थ हो, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, देश को हर दिशा में समर्थ और आत्मनिर्भर होना होगा। आत्मनिर्भर भारत का ये रास्ता स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी से होकर जाता है, जिस पर एनईपी में विशेष ध्यान दिया गया है। मुझे खुशी है साथियों, आज बन रही संभावनाओं को साकार करने के लिए हमारे युवाओं को दुनिया से एक कदम आगे होना पड़ेगा। एक कदम आगे का सोचना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च और एकेडमिक में और आगे बढ़े, इसके लिए आज नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। हेल्थ हो, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, देश को हर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं और पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि ये कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, कुछ यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है इसको, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है, तब पूरे परिवार को लगता है नहीं साहब, इसमें तो पहले से ही ऐसा था। आप में से सबके जीवन में एक अनुभव आया होगा, जो सर्वनाश आपने सुना किसी की मां ने कहा हो या न कहा हो, लेकिन कम अधिक मात्रा में आपको सबको अनुभव आया ही होगा। और जब कुछ सोचा होगा, नहीं बेटे अपना काम नहीं तो कहीं नौकरी कर ले। शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा, बहुत मजाक उड़ाया होगा, उपहास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे, ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर एक पल आया होगा, सारी दौर विरोध हुआ होगा, सब दूर परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ कमाओ, नौकरी कर लो, देखो उसका पहचान है, वो नेताजी को जानते हैं, जाओ उसको मिल लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे, एक भीतर से एक ऊर्जा होती है, भीतर में सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलटती है। लगभग 14 साल नौकरी बचा हुआ था, क्योंकि डिसीजन लेने से तुरंत नहीं होता है दोस्तों, तुरंत 1 साल करीब लगता है, उस बहुत प्रोसेस होता है, मतलब गवर्नमेंट सीनियर ऑफिसर ऐसा नौकरी नहीं छोड़ सकता है। तो मैंने क्या किया, 1 साल पहले डिसीजन लिया, और डिसीजन लेकर के मैं सर को बोल दिया, परिया जी को बोल दिया, मेरा घर में बोल दिया। सबसे पहले मेरे को घर से रिएक्शन है, नहीं इतना नौकरी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उनको अच्छा गाड़ी बड़ी बंगलो, उसके बाद महीना में 2.5 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है। ये बात था 2016 का, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं हुआ। 2016 का जो सेमिनार था कलकत्ता नेताजी इंडोर स्टेडियम में, उसमें मैंने बोला दोस्तों मैं आ रहा हूं आप लोगों के साथ काम करने के लिए, मेरे को 1 साल टाइम दीजिए। और 2017 में मैंने वीआरएस दिया, उस टाइम मेरा 12 साल 7 महीना मेरा नौकरी था दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं एक चीज, उस दिन जो डिसीजन लिया था मैंने रॉन्ग नहीं था। अगर मैंने पूरा नौकरी करता तो मेरे को हो सकता है 1.5 करोड़ रुपया, ऐसे में जब मैंने वीआरएस दिया 2016 में, मेरे को 1 करोड़ 17 लाख रुपया मेरे को मिला है मेरा सेटलमेंट, और महीना में लगभग लाख रुपया सोच लीजिए पेंशन। तो मैंने अगर उस टाइम नौकरी करते तो मेरे को हो सकता है 1.5 करोड़ मिलता, लेकिन इस सिस्टम से मैंने पिछले 10-12 साल में मैंने लगभग 5 करोड़ रुपया अर्निंग किया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, इस बिजनेस की सच्चाई क्या है, लोग इस बिजनेस के बारे में बताने से क्यों कतराते हैं, लोग इस बिजनेस में काम करना क्यों नहीं चाहते हैं, क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतनी नेगेटिविटी है, क्या है इसकी वजह। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आने वाले वक्त का सबसे बड़ा बिजनेस है। क्यों?
अगर आज आप दूसरी कंट्रीज को देखें, जो कंट्रीज आज डेवलप्ड है, उन सभी कंट्रीज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज दी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस लोगों पर डिपेंडेड है। जब तक लोग खाते रहेंगे, नहाते रहेंगे, कपड़ा पहनते रहेंगे, तब तक ये बिजनेस आपका चलता रहेगा। अपने इंडिया में कुछ लोग इसे फंसने फंसाने का काम बोलते हैं और कुछ लोग ये मानते हैं जिनके पास करने को कोई काम नहीं होता वे लोग ये काम करते हैं। मैं उन सारे लोगों से सहमत हूँ, क्योंकि उन लोगों के पास अभी तक इस बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज नहीं पहुंच पाई है। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इतनी पावरफुल और ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के बारे में लोगों को समझाएं। दुनिया में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब कितना यूज करते हैं और इसके लिए आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो जरा सोचिए उनकी कमाई कैसे होती होगी, जबकि फेसबुक दुनिया के टॉप 10 बिजनेस में आता है कमाई के मामले में। कुछ लोग सोचते हैं अगर फेसबुक जब हमसे पैसा नहीं लेता है तो कमाता कैसे होगा। कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं कमाता भी होगा कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं जो डाटा हम लोग यूज करते हैं उससे कमाता है। डाटा का पैसा सिम वाले को जाता है, जिसका सिम हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो एयरटेल हो या जियो हो। ना तो जानते हैं और ना ही जानना चाहते हैं कि कमाई आखिर कैसे होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री कैसे चलती है और कैसे बनती है। किसी भी नई इंडस्ट्री को चलने के लिए 4 फेज से गुजरना होता है। पहला जो फेज होता है वो होता है नेगेटिव फेज, और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेगेटिव फेज में है। ये फेज हर नई इंडस्ट्री को झेलना ही पड़ता है। जब भी मार्केट में नया बिजनेस आता है तो लोग पहले उसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं और अनदेखा कर देते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर के साथ हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर के साथ हुआ, टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ हुआ। पहले ना तो लोग बैंक में पैसा जमा करते थे और ना ही इंश्योरेंस लेते थे, क्योंकि इंडस्ट्री नई थी, लोग डरते थे, किसी पर भरोसा नहीं था। लेकिन आज देखिए, यही इंडस्ट्री है जिसके बिना किसी राज्यों की कल्पना करना असंभव है। जब नई नई प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ तो 95% लोगों ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस वक्त भी 5% लोगों को विश्वास था और आज वही 5% लोग दुनिया में आगे हैं। आज हर चीज प्लास्टिक का है, जग हो या बाल्टी, कुर्सी हो या टेबल, खिलौना हो या फ्रेम, यहाँ तक कि डोर भी अब प्लास्टिक के हैं, जो आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नेगेटिव फेज में है, इसीलिए इतनी सारी नेगेटिविटी है। और जब ये पॉजिटिव फेज की तरफ बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव फेज में होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री ने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। दूसरा जो किसी भी इंडस्ट्री को फेस करना होता है वो दूसरा फेज होता है पॉजिटिव फेज। ये वो टाइम होता है जब लोगों का इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट बढ़ने लगता है, क्योंकि वे आसपास में रिजल्ट देख रहे होते हैं। और जो लोग उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे होते हैं, अनदेखा कर रहे होते हैं, वे रिजल्ट देखने के बाद दिलचस्पी लेने लगते हैं और आपका काफिला और बढ़ने लगता है, रिजल्ट और बढ़ने लगता है, दिलचस्पी और भी लोगों में बढ़ने लगती है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ हुआ था। बैंकिंग इंडस्ट्री का वैल्यू तब पता चला होगा लोगों को जब किसी का पैसा घर में सुरक्षित नहीं रहा होगा। इंश्योरेंस के वैल्यू तब लोगों को पता चला होगा जब किसी के एक्सीडेंट होने के बाद उसके घर वाले को पैसा मिला होगा। तीसरी जो किसी भी इंडस्ट्री का फेज होता है वो होता है ग्रोथ फेज। जब एक बार लोगों को इंडस्ट्री पर भरोसा होने लगता है तो उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है, क्योंकि ऐसे फेज में लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है। और जब तक कोई कंपनी ग्रोथ फेज में नहीं आती है तब तक लोग उसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। और जैसे कंपनी ग्रोथ फेज में एंटर करती है तो लोग उसके साथ ऑटोमेटिक जुड़ना और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। चौथी और आखिरी फेज, हर इंडस्ट्री को इससे गुजरना ही होता है, कंपटीशन फेज।
हर एक इंडस्ट्री के अंदर एक वक्त ऐसा आता है जब कंपटीशन बढ़ने लगता है। इंडस्ट्री और कंपनीज की ग्रोथ को देखकर ज्यादातर लोग कंपनी के साथ जुड़ना और काम करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कंपटीशन होने लगता है, फिर चाहे कोई सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो या ऑनलाइन शॉपिंग हो। आज के टाइम पर हर सेक्टर में हाई लेवल कंपटीशन है। ये टाइम हम सब के लिए बेस्ट टाइम है इस इंडस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए और इसे करने के लिए। अकॉर्डिंग टू फिक्की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज 6000 करोड़ आंका गया है। आज तक जितना हुआ है उसको देखते हुए फिक्की ने डिक्लेयर किया है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 2020 से 25 तक 645 अरब तक की हो जाएगी। आपको इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया और सिंगापुर जैसे बहुत बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत हद तक अपना लिया है और वहाँ के सिटीजन भी बहुत जागरूक हैं। बदलाव के बिना तरक्की नहीं की जा सकती है और जो लोग अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते हैं वे लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल पाते हैं। नोकिया, कोडेक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले लोग भी अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाए, इसीलिए अपनी शानदार शुरुआत के बाद भी वो वक्त के साथ इतिहास के हिस्सा बन गए। इन तमाम बातों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। बदलना तो तय है, जो वक्त से पहले बदल गया उनकी जिंदगी बदल गई और जिसे वक्त ने बदल दिया उनकी भी जिंदगी बदल गई। फर्क साफ है, अगर वक्त के साथ बदल गए तो ठीक, वरना वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी।